बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज आपसे बात करना चाहूँगी ज़िंदगी के उस एस्पेक्ट की, उस चीज़ की जो अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मेंटेन रखें और उसके बेस पे अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वो चीज़ है डिसिप्लिन, यानी कि तरीके से, तरतीब से चीज़ों को लेके चलना। और अगर कोई चीज़ ऐसी सामने आती है जो हमारी रूटीन से हट के है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसका जायज़ा करना और फिर ये डिसाइड करना कि क्या वो चीज़ करनी ज़्यादा ज़रूरी है या जो बाकी काम है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेरा मतलब क्या है। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो यही है कि देखिए, हर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में बेहतर ये जानता है कि कौन सी चीज़ उसको सूट करती है, कौन सी नहीं करती। जैसे कि हर इंसान ने सुबह उठना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, अपने डिफरेंट रूटीन के कामों को करना है। उसके बाद फिर वापस आना है। बच्चे जो हैं वो स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो लंच टाइम पे घर आ जाते हैं, खाना शाना खा के फिर अपनी ट्यूशन्स पे निकल जाते हैं, एकेडमीज़ चले जाते हैं, अपनी पढ़ाई को रूटीन में लेके चलते हैं। उसके बाद अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर ऑफ कोर्स रात को एक सोने की रूटीन होती है। अब डिसिप्लिन्ड आदमी कौन है? डिसिप्लिन्ड इंसान वो है जिसको पता है कि ये सब चीज़ें मैंने दिन में करनी है, ये मेरे ट्रजेक्ट्री है आज के दिन की और मैंने इसको आगे लेके चलना है। डिसिप्लिन्ड बंदा कभी भी सारी सारी रात नहीं जागता। डिसिप्लिन्ड बंदा सुबह टाइम पे काम पे पहुंचता है, अपने हर काम को अच्छे अंदाज से मुकम्मल करता है और अच्छे तरीके से लोगों के साथ भी अलॉन्ग विद दैट डील करता है। देखिए, डिसिप्लिन हर इंसान के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये अगर इंसान अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना ले तो बहुत ही बेहतरीन होता है। अब माँ बाप अपने बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखा सकते हैं? छोटी उम्र पे ही सोने का एक सेट टाइम है, पढ़ाई का एक सेट टाइम है, खाना पीना अपने करेक्ट टाइम पे करना है, सुबह जागने का प्रॉपर टाइम है, नहाने का टाइम, दांत ब्रश करने का टाइम, अगर फ्रेंड्स वगैरह, दोस्तों वगैरह से मिलने की इजाज़त देनी है तो वो भी करेक्ट टाइम पे। जब हम बच्चों को डिसिप्लिन के साथ लेके चलते हैं तो वो डिसिप्लिन सीख जाते हैं और फिर अपनी सारी ज़िंदगी एक डिसिप्लिन अंदाज से गुजारते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे आर्मी के सेटअप में या आर्म्ड फोर्सेस के सेटअप में बड़े होते हैं उनका बहुत मुख्तलिफ तरीका होता है ज़िंदगी जीने का। क्यों? क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन और बहुत फोकस के साथ अपने सारे काम करते हैं और राइट टाइम पर राइट चीज़ को करते हैं। डिसिप्लिन का आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पिछले दिनों मुझे किसी ने इनवाइट किया कि यार डिनर है, लेकिन क्योंकि रात को 12 बजे हमने बर्थडे विश करना है तो 11 बजे का इनविटेशन का टाइम है। अब अगले दिन सुबह मेरा मॉर्निंग शो था, मुझे पता है कि मैंने फजर के वक्त जागना है। मेरी दोस्त थी तो मैंने बेसिकली उनसे माजरत कर ली कि आई एम वेरी सॉरी, सुबह मेरा मॉर्निंग शो होता है, जबकि मेरा बहुत दिल था जाने का। बट मुझे पता था कि अगर रात के 11 बजे जाना है सहेली की तरफ, सुबह के 1-2 बज जाने हैं और फिर सुबह उठने में भी प्रॉब्लम होनी है और फिर उसके बाद दिमाग कितना को फंक्शनल होता है। आपको भी पता है व्यूअर्स, अगर इंसान सारी रात जागा हुआ हो तो अगले दिन फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता। यही चीज़ मैं आजकल के बच्चों को अक्सर समझाती हूँ कि बेटा, अगर आपको पता है कि सुबह आपका पेपर है तो आप अपनी तैयारी पूरी करें ताकि सारी सारी रात आपको जाग के पढ़ना ना पड़े। क्योंकि अगर सारी रात जागेंगे और नेक्स्ट डे सुबह जब आपने पेपर देने जाना होगा तो आपका माइंड ही नहीं फोकस कर पाएगा। व्यूअर्स, नींद इंसान के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना खाना पीना, ऑक्सीजन। अगर ये हम प्रॉपर तरीके से नहीं पूरा करेंगे तो फिर हम सफ़र भी करेंगे और स्ट्रगल भी करेंगे। सो व्यूअर्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगियों में भी डिसिप्लिन लेके आएँ और दूसरों की भी। मैं जैसे कि उस रात नहीं गई, खाने पीने में क्या डिसिप्लिन होता है। अब आपको पता है कि कौन सी चीज़ें फैटनिंग है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सूट नहीं करती या जो हेल्दी नहीं है। तो डिसिप्लिन का मुजाहरा आप तब करते हैं जब आप बिला वजह हर किस्म की चीज़ खाना नहीं शुरू हो जाते और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये सब चीज़ें वक्त के साथ इंसान सीखता है, लेकिन छोटी उम्र पे अगर बच्चों को ये चीज़ सिखा दी जाए तो बच्चे भी बड़े डिसिप्लिन्ड अंदाज में अपने मामलात को आगे लेके चलते हैं। हर चीज़ का एक सेट टाइम रखें, हर चीज़ का एक सेट फोकस रखें और उसी तरीके से अपनी चीज़ों को आगे लेके बढ़ें। मैं आपको वादा करती हूँ आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी से मुराद, जहां आप दिन में 2 घंटे का काम मुकम्मल कर पाते थे, आप 4 घंटे का कर पाएंगे और उसके बावजूद आपके पास रिलैक्स करने का भी टाइम होगा, फैमिली को भी। देखिए, हर चीज़ के टाइमिंग सेट करें, इसको हम स्केड्यूल भी बुलाते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से स्केड्यूलिंग के बेस पे लेके चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एक डिसिप्लिन्ड बच्चा जो है वो तालीम भी अच्छे तरीके से हासिल करेगा और प्रॉपर टाइम अपनी पढ़ाई को देने के बाद दूसरी चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल पाएगा। बहुत से लोग कहते हैं यार ये बच्चे ऑल राउंडर्स,
ऑलराउंडर्स कैसे बन जाते हैं? बच्चे ऑलराउंडर ऐसे बनते हैं जब हम बच्चों को प्रॉपर तरतीब सिखाते हैं कि भाई इस तरीके से चीज़ों को करना है, और फिर आप नोटिस करेंगे कि उस घर के सारे बच्चे जो हैं बड़े डिसिप्लिन्ड होंगे, या कम से कम उनको डिसिप्लिन सिखाया ज़रूर गया होगा। मैं हमेशा छोटी होती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों अम्मी इंसिस्ट करती थी कि भाई प्रॉपर टाइम पे जागना है, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी, स्कूल के दिनों में फ्रेंड्स की तरफ नहीं जाना। मुझे ये चीज़ें बड़ी ऑड लगती थी। मैं कहती क्यों, ये तो ज़्यादती है। और स्पेशली जब मैं टीन्स में आई और जब मेरा कनेड में दाखिला हुआ तो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई कॉलेज में इवेंट हो रहा होता था, फ्रेंड्स की कोई बर्थडेज आ जाती थी, ओकेजन्स आ जाते थे, हमारे गेट टुगेदर्स आ जाते थे। मामा कहती थी कि भाई मंडे टू फ्राइडे स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में तुमने नहीं जाना किसी के घर। अक्सर झगड़ा भी होता था इस बात पे। आज मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अम्मी इस डिसिप्लिन और फोकस के साथ आगे लेके बढ़ी, क्योंकि मैंने भी अब अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को इनकलकेट किया है कि भाई वो वाली चीज़ें करनी है जिससे बाकी चीज़ें ना डिस्टर्ब हो, जिससे घर ना डिस्टर्ब हो, जिससे काम ना डिस्टर्ब हो और फैमिली के मामलात ना डिस्टर्ब हो। ये सारी चीज़ें जब हम बैलेंस के साथ आगे लेके चलते हैं तो हमारा काम भी ठीक चलता है। बहुत से लोग कहते हैं आप कैसे मैनेज करती हैं, मॉर्निंग शो भी करती हैं, आपका अपना एक ब्रांड भी है, आप एक्टिंग भी करती हैं, बच्चे भी हैं आपके छोटे, मतलब छोटी बच्ची मेरी 2.5 साल मतलब 3 साल की माशाल्लाह होने वाली है, हसन इंशाल्लाह दिसंबर में 7 के हो जाएंगे, हमजा 17 ईयर्स के हैं। तो ऑब्वियसली एक पूरा एज ग्रुप है बच्चों का जिनको हैंडल भी करना है, उनके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। लेकिन अगेन डिसिप्लिन, टाइम से सोना, टाइम से जागना, राइट टाइम पे बच्चों को टाइम देना। अब अगर किसी दिन मैं सुबह फजर के वक्त नहीं जाग पाती या मेरे से सुबह का वो टाइम मिस हो जाता है तो मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, मेरा पूरा दिन उल्टा हो जाता है। क्योंकि जब मैं सुबह सुबह जागती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज करने का मुझे अलहदा टाइम मिल जाता है, उसके बाद फिर बच्चों को जगाने का टाइम आ जाता है, हमजा को जगाती हूँ, हसन को जगाती हूँ, फिर नूर बानो जाग जाती हैं, सुबह सुबह बच्चों को टाइम दे पाती हूँ, उनको स्कूल भेजती हूँ, नूर बानो को तैयार करके नाश्ता करा के फिर मैं स्कूल कह रही हूँ, फिर मैं यहाँ PTV के लिए निकल आती हूँ। यहाँ के काम मुकम्मल करके, मीटिंग करके फिर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, बच्चों को स्कूल से पिक करना और उनकी बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। इस तरह से डिसिप्लिन के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। मैंने अपनी ब्रांड की अगर वीडियो शूट करनी होती है, उनका कोई काम करना होता है तो उसको इस तरीके से अलाइन और प्लान करती हूँ कि चीज़ें एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें। और व्यूअर्स वही एक्टिंग को भी मुकम्मल टाइम देना होता है, उसको भी मैं प्रॉपर्ली फोकस के साथ लेके चलती हूँ। अगेन व्यूअर्स, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। हमारे कायद भी हमें इसी चीज़ का पैगाम देते थे कि डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी को जीना है, काम काम और सिर्फ काम, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब ज़िंदगी डिसिप्लिन और फोकस के साथ गुजरे। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं व्यूअर्स। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए हम किचन में आ गए हैं, शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा कोमल, हम बात करें डिसिप्लिन की। बिल्कुल। आप कितने डिसिप्लिन हो, क्योंकि आप पेंटर भी हो, बिल्कुल, उसके साथ साथ आप एक शेफ़ भी हैं, बिल्कुल, और एक आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ भी है, एक्टिविटीज़ हैं, 100 मसरूफियात होती हैं, फैमिली वो। बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन का कितना अमल दखल है? काफ़ी हद तक है, लेकिन ये है कि चीज़ें मैनेज करना, जैसे आपने कहा देखो, कि मॉर्निंग शो पे आप आते हो, इसके बाद जाके अगर आप सुबह टाइम पे नहीं पहुंचोगे और टाइम से पहले, बल्कि आपने बाकी सबसे आधा घंटा पहले सेट पे आके अपनी सेटिंग करनी है सेट के ऊपर। आप नहीं टाइम से आओगे, चीजें नहीं करोगे, आपका काम सारा उल्टा हो जाएगा। और लाइव शो है। बिल्कुल। और उसके बाद घर जाके आपको पता है फैमिली है, मतलब ये तो नहीं है कि आप जाके सो जाओ, या फिर अपने घर का काम करना, फिर पेंटिंग करना, तो ये प्रॉपर एक डिसिप्लिन के साथ करना और टाइम मैनेजमेंट ही इसकी गेम है। बिल्कुल। और वही चीज़ है ना व्यूअर्स, हमने मॉर्निंग शो में बहुत से शेफ्स को ट्राई भी किया, उनके साथ काम भी करने की कोशिश की, बट वही वाली बात है, जो सबसे डिसिप्लिन लोग थे हम उन्हीं को फाइनलाइज कर पाए। बिकॉज अल्टीमेटली वही वाली बात होती है व्यूअर्स, लाइव शो है डेली हमने, और ज़िंदगी भी एक लाइव शो की तरह है। आपने टाइम टू टाइम चीज़ों को लेके चलना है, और वो आप तभी लेके चल सकते हैं जब आपका फोकस क्लियर होगा और आपके अंदर एक डिसिप्लिन का आंसर होगा। कुकिंग भी एक ऐसी चीज़ है, ऐसे ही है, डिसिप्लिन और फोकस के साथ नहीं चलोगे तो आपने फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें तैयार कर ली, अब आपने फ़ौरन खाना सर्व करना है, आपने तेल नहीं टाइम से गर्म किया, तो फिर आपने अब तेल को गर्म होने के लिए 15-20 मिनट वेस्ट करने। एक पंक्चुअल होके, एक पता है 2 घंटे में आपने कंप्लीट करना है, तो वो एक टाइमिंग के साथ चलना। एग्जैक्टली। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का फ्राइड स्ट्रिप्स। ओह ओके। तो उसके मतलब कि फिंगर्स हैं, इसके लिए आपको चाहिए चिकन ब्रेस्ट 3 अदद, चिकन टिक्का मसाला 3 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, मीट टेंडर पाउडर ले लें 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच, अंडे 2 से 3 अदद, और कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स 1 या आधा कप आप ले सकते हैं। अब इसमें आपने ये है कि आपने चिकन की लंबी लंबी स्ट्रिप्स कर लेनी है। स्ट्रिप्स करने के बाद इसके अंदर आपने टिक्का, जैसे हम टिक्के की मैरिनेशन करते हैं सेम इसी तरह, अदरक लहसुन का पेस्ट, टिक्का मसाला और दही
और सिरका या लीमू आपकी चॉइस है। आप ये डाल के इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। अगर आप इसमें थोड़ा सा टच चाहते हैं तो आप बारबेक्यू सॉस थोड़ी सी डाल सकते हैं, थोड़ा सा वो बारबेक्यू टच के लिए। उसके बाद आप मैदे की कोटिंग करके और ऊपर अगर आप चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स के भी क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप डीप फ्राई के साथ, मैं इसके साथ आप केचप और साथ पेरी पेरी सॉस सर्व करूँगी। वंडरफुल। अब व्यूअर्स, यही वाली बात है ना जो हम कहते हैं कि घर पे हर चीज़ तैयार की जा सकती है अगर आप उसे करना चाहें तो, और हेल्दी ज़िंदगी की तरफ जाना है तो जितनी ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें आप घर पे बनाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। और व्यूअर्स, वही वाली चीज़ है ना कि ये एक ऐसी रेसिपी है जो अब आजकल बच्चों के, जैसे कि आज मेरी बेटी का और मेरे बच्चों का, बल्कि सबका स्कूल शुरू हो गया है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल खुल गए हैं या खुलने वाले हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी रेसिपी है जो लोग कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों के लंच बॉक्स में नगेट्स फ्राई करके भेजते हैं। देखें, जो चीज़ घर पे बनती है उसकी अपनी वैल्यू है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि आज आप बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इनको फ्राई करके जो रेडी करके आपने प्रेजेंट करने वो आप दे दें, और एक हिस्सा जो है आप फ्रीज़र में रख दें, उसके पोर्शंस बना लें। मैं क्या करती हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है ना, हम फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे को ना पूरे हफ्ते के जो लंच बॉक्स की चीज़ें होती हैं वो तैयार कर देते हैं या हाफ डन कर देते हैं, फिर ड्यूरिंग द वीक बच्चों के लंच बॉक्स में कोई इशू नहीं आता। व्यूअर्स, जितना हेल्दी ऑप्शन देंगे बच्चों को खाने पीने में उतना ही बेहतर है, और हेल्दी घर की बनी हुई चीज़ होती है। ऑब्वियसली फ्राइड चीज़ें और हैवी चीज़ें जो हैं उनके मसाइल अपनी जगह होते हैं, लेकिन अगर फ्राइड चीज़ देनी ही है तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ़ीडबैक भी शेयर कीजिएगा। देखिए, घर की बनी हुई चीज़ आखिर घर की बनी हुई चीज़ होती है। एंड अगेन, फोकस, डिसिप्लिन और स्केड्यूलिंग के साथ चलेंगे तो आपको कभी कोई इशू नहीं होएगा। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। आज आपके साथ हमने बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करनी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे आयरन, यानी कि फौलाद की जो कमी हमारे सिस्टम में होती है। बहुत से लोग आजकल अनीमिक हैं। जब आप चेक करते हैं स्पेशली ख़वातीन को पाकिस्तान में, तो ख़वातीन ज़्यादातर पाकिस्तान में आयरन डिफिशेंट है, यानी कि जब उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, फेरिटिन लेवल चेक करते हैं तो वो बहुत लो आता है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटी सी आपके साथ टिप भी शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप अपना कंप्लीट ब्लड पिक्चर या सीबीसी करते हैं चेक, और अगर कोई आपके हीमोग्लोबिन या ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है तो फेरिटिन लेवल ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल आ रहा होता है लेकिन आपका फेरिटिन का लेवल लो होता है, और वो भी आयरन की कमी को शो करता है, जिसकी वजह से हज़ारों मसाइल होते हैं। अभी ये भी बात करेंगे कि आयरन डिफिशिएंसी आखिर है क्या और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। हमें ज्वाइन किया है तबीबा मासूमा जहरा ने। आप हर्बलिस्ट हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं और TCM यानी कि चाइनीज़ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की भी स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मासूमा? ठीक, आप बताओ। बिल्कुल ठीक। अच्छा मासूमा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आयरन डिफिशिएंसी होती क्या है? देखिए, खून की में कमी को आयरन डेफिशिएंसी के अंदर सबसे ज़्यादा आपको चेक किया जा सकता है कि जब आपका, जैसे आपने बोला, सबसे बेहतरीन पॉइंट जो मैं सोच रही थी कि आपने बोला है फेरिटिन का। फेरिटिन वो प्रोटीन है जो आयरन बनाता है और आयरन आपका HP देखता है। अगर फेरिटिन की कमी हो तो आयरन डेफिशिएंसी डेफिनेटली हो सकती है और होती है, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ फेरिटिन ही कम होता है जिसकी वजह से सारी सिम्टम आप आयरन डेफिशिएंसी की देते हो। खून में कमी का होना, खून में आपकी जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक इश्यूज़ हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल पैदा करते हैं आयरन डेफिशिएंसी के अंदर। जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी कि डाइजेस्टिव ट्रैक का ये मंथ माना जाता है अगस्त, और जितने भी गट इश्यूज़ हैं जितने भी गट इश्यूज़ हैं वो आपकी आयरन डेफिशिएंसी करने में बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर ही जो आप खा रहे हैं अगर वो आपके जिस्म में अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा या आपके सिस्टम में वो चीज़ें ही नहीं जा रही जो खाने वाली हैं, जो जिनसे आपके जिस्म में खून बनेगा, अगर हम बड़े आसान अल्फाज में बात करें, तो फिर ऑब्वियसली मसाइल भी होंगे, फिजिकल इश्यूज़ भी होंगे, बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आयरन डिफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं? होता क्या है? सांस का चढ़ जाना, सांस का फूलना, हल्के से कदम ले रहे हैं, सांस फूल रहा है तो आप चेक कराएं कि आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है। रंग की पिलाहट तो हम फौरी तौर पे देख लेते हैं कि होंठ अगर हल्के रंग के, गुलाबी रंग के नहीं है, गम्स अगर आपके गुलाबी रंग के नहीं हैं,
आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी टांगों में दर्द रहती है, जिस्म टूटता रहता है, तो आप फ़ौरन चेक कराएंगे कहीं आपको आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है। ठीक है, अगर आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले निज़ाम को ठीक करना चाहिए। आपके खाने पीने से जो आप खुराक ले रहे हो उससे ही आपको बेहतरीन आयरन मिल सकता है, लेकिन अगर वो अच्छा हज़म नहीं हो रहा तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। हम कहते हैं ना, हम तो इतने सप्लीमेंट्स लेते हैं, इतनी चीज़ें खाते हैं, सेब खा रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, चिकन का इस्तेमाल छोड़ के हमने मटन की तरफ आ गए, रेड मीट ले रहे हैं और फिर भी आयरन बेहतर नहीं है, तो इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के निहार मुँह 1 गिलास पानी का पीना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सुबह सुबह ठीक रहे। आपकी खुराक के अंदर बहुत ज़रूरी है कि ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया, चाहे वो प्लांट बेस्ड हैं यानी पौधों से या फलों से सब्जियों से लिया गया आयरन है, या वो गोश्त से ली हुई है, जिसमें सबसे अच्छा मटन है। और मटन में भी सबसे अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मटन गर्दन का जो गोश्त है ना बकरे का, उसका इस्तेमाल करें तो आयरन को आप बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, सब्जियों और फलों से भी तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और सबसे आसान आजकल देखो इतनी ज़्यादा, आप केला इस्तेमाल करो, हर वो फल और सब्ज़ी जो काटने के बाद रखने के बाद उसका रंग ख़राब हो जाता है, बेसिकली वो आपको आयरन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। बैंगन का इस्तेमाल ज़्यादा करो, पालक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, चुकंदर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, सेब को खाया जाए। देखो, जैसे ही कुछ मौसम चेंज होता है तो सेब की वैरायटी ज़्यादा आने लग जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलने लग जाता है और सस्ता भी हो जाता है। और ख़ास तौर पे ग्रीन एप्पल, हरा सेब, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसको जूसेस के फॉर्म में ले लें, बच्चे नहीं खाते, ख़वातीन को खाने में मसला है तो जूस की फॉर्म में ले लें, लेकिन बेहतर है कि फ़ाइबर इंटेक सारा अच्छा हो। ख़वातीन में इतनी कम क्यों होती है आयरन? पाकिस्तान की तो ख़वातीन हर दूसरी औरत डिफिशिएंट है। बिल्कुल, देखो, एक तो खुराक का ख्याल नहीं रखते, टाइम पे खाती नहीं, दूसरा जो मंथली साइकिल है वो एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। फाइब्राइड्स का होना, एंडोमेट्रोसिस का होना, ये बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो ख़वातीन में आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने आप को सेकेंडरी रखती हैं, फैमिली को आगे रखती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती। अच्छा, और प्रेगनेंसी में तो फिर ये मसला और ज़्यादा ख़राब हो जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेगनेंसी के अंदर तो आप देखो ना, आप एक पूरी ज़ीरू को अल्लाह की कुदरत से बना रहे हो और वो आप ही से सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन आपका इंटेक अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली वो गिरेगा। क्योंकि देखें ना, जब बच्चा बनना है तो अगेन खून शून ये सारी चीज़ें होनी है, सब चीज़ों ने होना। अगर आपके अंदर पहले से आयरन की डिफिशिएंसी है और आप प्रेग्नेंट होते हैं तो फिर आप 100% प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। बच्चियों में कहती हूँ कि इवन के शादी से पहले आप प्रिपरेशन करते हैं ना, अपनी स्किन अच्छी है, बाल अच्छे होने चाहिए, सारी चीज़ें आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल कराओ। आपकी आयरन प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करें। आपकी हेल्थ बेहतर होगी तो आप आगे जाके कंसीव अच्छा करोगे, बट आगे आपकी जो मैरिटल लाइफ है या शादीशुदा ज़िंदगी है वो भी बेहतर गुजरती है। भाई, हमारे इसी तरह कुछ साल पहले की बात है, मेरी दोस्त की छोटी बहन की शादी हुई। अच्छा, उसकी शादी हुई तो हमेशा से उसकी ना आयरन का इशू रहा, हमेशा से वो अनीमिक रही है। शादी होने वाली थी, शादी से पहले सारी किया, मतलब अपनी स्किन ट्रीटमेंट्स भी कराई, बालों की ट्रीटमेंट्स भी कराई, डाइटिंग कर करके अपना जान मार के, और उसने अपना वज़न पहले से भी ज़्यादा कम कर लिया। ऑलरेडी वो बड़ी स्लिम स्मार्ट सी थी। अच्छा, ये सारा कुछ किया। अब ज़ाहिर, जब आप ये सारी चीज़ें करेंगी तो आपके अंदर डिफिशिएंसीज तो पैदा होंगी। कोई मल्टीविटामिन किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, जब व्हेन शी गॉट मैरिड, उसके कुछ महीने के बाद जब प्रेगनेंसी हुई, एक मिसकैरेज हुई, दूसरी मिसकैरेज हुई, तीसरी मिसकैरेज हुई। फिर डॉक्टर ने घूम के, उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा पहले अपने सारे मामलात सीधे करो, बिल्कुल, उसके बाद फिर आप इस तरफ आए, फैमिली प्लानिंग की तरफ। और फिर वही हुआ, उसको आयरन के सप्लीमेंट्स भी लेने पड़े, उसको और भी चीज़ें, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह दिया, और फाइनली जब उसका पूरा सिस्टम सीधा हुआ तो उसके बाद शी कंसीव्ड और माशाल्लाह ट्विंस हुए। देखो जुगन, आपको पता है जैसे कि मेरी फील्ड में, मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ अपनी फील्ड में, ठीक है, और मेरे पास जितने कपल्स आते हैं मैं उनको कहती हूँ कि आप आते साथ ही किसी भी फिजिशियन के पास जाने के बाद ये ना सोचो कि आपने फ़ौरन ही बस कंसीव करने की दवाई लेनी है। फर्स्ट 3 मंथ्स अपने आप को दो एज अ कपल, अपनी हेल्थ वाइज। आपका वेट ज़्यादा है, वेट कम करो, आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं, डाइजेशन बेहतर करो, आपके विटामिन डेफिशिएंसीज़ हैं, रूल आउट करो।
अपने फिजिशियन से मिलके वो लो। जब आपकी ज़मीन बेहतर होगी तो ही बीज लगेगा। वही बात है ना, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर है लेकिन यू आर एक्सपेक्टिंग, तो आपकी हड्डियाँ और कमज़ोर हो जाएंगी क्योंकि कैल्शियम तो बच्चे ने आपकी हड्डियों से ही निकालना है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे मैं घर के बड़ों से रिक्वेस्ट करूँगी, माओं से और सासों से, कि वो बड़ा ख़ास इस चीज़ का ख्याल रखें। ऐसे भी घरानों को हम जानते हैं जहाँ पे बच्ची एक्सपेक्टिंग होती है तो घर वाले, माएँ भी और सासें भी कह रही होती है कि तू पहली औरत तो नहीं है जिसका बच्चा हो रहा है। हम सब ने ये एट सम पॉइंट बात सुनी है। देखिए उस औरत के लिए तो ये पहली प्रेगनेंसी ही है ना, चाहे छठी प्रेगनेंसी हो, चाहे पाँचवीं हो, चाहे दूसरी हो, हर प्रेगनेंसी मुख्तलिफ होती है। और मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी के केसेस बिगड़ते ही तब हैं जब एनीमिक बच्चियां बच्चे पैदा करती हैं, उसके बाद वो मज़ीद और एनीमिक हो जाती हैं और मामला बहुत बिगड़ जाता है। अच्छा, एनीमिया के साथ और क्या बीमारियां आती हैं? देखिए आयरन डिफिशिएंसी अगर हो तो उससे और प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? देखो, अगर हेड टू टो की बात कर लेते हैं, बाल हैं तो बाल गिरने लग जाएंगे, ठीक है, स्किन है छाइयाँ आने लग जाएंगी। ख़ास तौर पे ख़वातीन को प्रेगनेंसी के बाद छाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा एनीमिक है तो ऑन एंड ऑफ बुखार रहने लग जाएगा, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगी, मसल्स एंड टेंडन्स वीकनेस। और ख़ास तौर पे आपको पता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस लाइफ में देखे जितने भी हिम्मत नहीं होती कभी किसी एनीमिक हिला बंदे नहीं से जाता है। पूछें। खास तौर पे फाइब्रोमेल्जिक पेशेंट्स, आजकल फाइब्रोमेल्जिया हर तरफ आप सुनते हो जी, हमें तो ये हो गया। उनके अंदर 80% मैंने पेशेंट्स में देखे उनमें फेरेटिन डेफिशिएंसी होती है। इसकी वजह से उनका फाशा, हमारी फील्ड में ना जैसे कहते हैं गर्मी, खुश्की, सर्दी में हम हमेशा बोलती हूँ वाता पिता काफा। वाता क्लाइंट्स जितने भी आते हैं, जो वो लोग जो कि बहुत हाइपर हैं, बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत टॉकेटिव होंगे, उनकी पहचान ये है, हल्के से कर्ली बाल होंगे, लीन होंगे, पतले जल्दी हो जाते होंगे। एक होता है ना कि जल्दी से पतले, वो सब वो लोग होते हैं जितने भी जिनके अंदर ड्राइनेस ज़्यादा होती है और वो उनको एनेमिक करती है। इन एनेमिक होना इन माई फील्ड ड्राइनेस के एक्सेस को कहा जाता है। तो जितने मर्जी आप आयरन सब सप्लीमेंट सब कुछ ले लें, अगर आपके अंदर ड्राइनेस एक्सेस है तो फिर आपको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? डेली रात को सोने से पहले हर किसी को, मतलब वो वाता पिता काफा तीनों बॉडी टाइप्स हैं, गर्मी, खुश्की, सर्दी मजाज के जितने भी लोग हैं, वो अगर नाक और नाफ में देसी घी डालने लग जाए, ख़ास तौर पे खुश्की के मिजाज के लोग, कि जिनके जिस्म पे खुश्की होती है, तो ऐसे लोग जिनको हल्की सी भी देखो एलर्जीज़ होंगी, छींकें आती होंगी, या स्किन की कोई डिज़ीज़ होगी, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन होती होगी, तो उनको फौरी तौर पे अपना आयरन ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। सही। अच्छा, आयरन की और यूरिक एसिड की, एक कुछ लोग होते हैं जिनको आयरन डिफिशिएंसी होती है बट यूरिक एसिड भी हाई होता है, वो क्या करें? क्योंकि कहते हैं कि आयरन की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। बिल्कुल, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरी फील्ड के अंदर, वाता के अंदर, मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि हमारी फील्ड बिल्कुल और तरह से पर्सपेक्टिव लेती है। ये एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर रहे। अगर हम वाता या ड्राइनेस की बात करते हैं ना, तो ये वो मरीज़ होते हैं जिनके आयरन कम होती है, जिनका यूरिक एसिड कम ज़्यादा हो जाता है, और इन्हीं लोगों का, जितने भी वो पतले हों, उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। तो ये इनके इंटरकनेक्टेड है डेफिनेटली। अगर आपकी एक्सेस ड्राइनेस है तो ये तीन चीज़ें आपकी बॉडी को डेफिनेटली नहीं, बट अगर आप आयरन ले रहे हैं और आपका यूरिक एसिड भी हाई है तो फिर क्या होगा? फिर आप करोगे, पहले अपनी ड्राइनेस कवर करोगे। ड्राइनेस कवर करके आपका जैसे ही यूरिक एसिड नीचे आएगा, देन यू विल टेक आयरन। ये नहीं होगा कि उसके साथ आप ऑब्वियसली हरे पत्ते की सब्जी नहीं ले सकते। अगर आपका यूरिक एसिड हाई है, आपको आयरन लेना है, आप उसके अंदर गोश्त नहीं खा सकते, आपको आयरन भी चाहिए। तो ऐसे में पहले 15 से 20 दिन अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करें बाय टेकिंग सच हर्ब्स के जो आपके अंदर से खुश्की को ख़त्म करें, एंड देन फिर हम उनको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। ठीक है, तो यानी कि व्यूअर्स सिक्वेंशली चीज़ों को अगर लेके चलेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी बेहतर मिलेंगे। और वही वाली चीज़ है ना कि तशखीस के साथ और मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि घर में अच्छा जी मेरा तो हीमोग्लोबिन कम आया तो मैं की करा, अच्छा वो फलाने है लेता सी तो मैं भी ले। देखिए, प्रेग्नेंट औरत को जो आयरन दिया जाएगा वो आयरन आप और मैं उस मिकदार में नहीं ले सकते, उनकी ज़रूरत मुख्तलिफ है। आयरन के भी व्यूअर्स डिफरेंट फॉर्म है, गोली के फॉर्म में भी खा सकते हैं, ड्रिपें भी लगती हैं। इसमें कुश्ता जात आते हैं। अगर हम अपनी हर्ब्स में बात करें तो कुश्ता फलाद, कुश्ता मरवारीद और कुश्ता सदफ को मिक्स करके दिया जाता है। लेकिन फिर वही बात कि अपने तबीब से मिल के इसके बारे में बात करें। नेचुरल फॉर्म में लेना है तो फिर आप कुश्ता में चले जाते हैं। बल्कि ब्रेक की तरफ चलते हैं और मुझे पता है कि आप कुछ हमें बनाना भी सिखाएंगी, उसकी तरफ चलते हैं, छोटी सी ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरी बड़ी ही प्यारी सहेली और बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट पर्सनालिटी तबीबा मासूमा ज़हरा हमारे साथ हैं। मासूमा, ये बताइए कि हम आयरन की कमी की बात कर रहे हैं और हर बंदा कंफर्टेबल नहीं होता सप्लीमेंट्स लेने में। सबसे पहली बात तो ये है कि व्यूअर्स, अगर आपको किसी डॉक्टर ने, आपके एलोपैथिक डॉक्टर ने आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन दी है तो वो अपने तबीब के पास ज़रूर लेके आइएगा। जैसे कि अगर आप मासूमा जी के पास आते हैं तो उस प्रिस्क्रिप्शन को ज़रूर लेके आइएगा। हो सकता है कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ आपको कॉम्बिनेशन देनी पड़े, डिपेंड करता है आपके अंदर डिफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। तो हमेशा जो भी आपके पास नुस्खे, दवाइयाँ, वटेवर होती हैं वो साथ लेके आया करें। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मासूमा जी। लोग आ जाते हैं, ये नहीं बताएंगे कि हमें फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का इशू है। उनको लगता है कि अगर आप मतलब आयुर्वेदिक के हकीम टाइप पर्सन के पास आ रहे हो तो उस बंदे को आपने वो चीज़ें नहीं बतानी क्योंकि वो शायद वो वाली रोक दे। अच्छा, पता है अजीब सी मज़े की बात है, मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। पीपल नो मी कि मैं पल्स रीडिंग करती हूँ, आपको पता है कि आई एम फेमस फॉर पल्स रीडिंग। अब वो पहले से सेट करके आते हैं कि हम नहीं बताएंगे, लेट्स सी कि ये हमें क्या बताती है। मैं हमेशा हंस रही होती हूँ कि रोज़ ही आप मेरा इम्तिहान लेने आ जाते हो, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सारे रिकॉर्ड्स फिर भी साथ रखो। तबीब के पास जाते हुए वही ख्याल आता है कि तबीब ने तो आपकी नब्ज़ देखनी है और फिर आपको अपने मुताबिक बताना है। और हालांकि ये दोनों डोमेन्स को अगर इकट्ठे लेके चलें, दोनों फील्ड्स को अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए काम करें तो आपको तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट्स मिलते हैं। अब देखिए कितने लोग जो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे होते हैं, अपनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी करा रहे होते हैं, लेकिन आपके पास आते हैं कि आप भी मासूमा जी साथ साथ हमें बिल्कुल। और इसमें सक्सेसफुल रेट इतना ज़्यादा है। मेरे जितने भी काफ़ी कोलीग्स हैं जो एलोपैथिक हैं, जो हम इकट्ठे मिल के काम क्या करते हैं, IVF है तो निडलिंग हो रही है, हिजामा हो रहा है, डेफिशिएंसीज अगर वो अपनी फील्ड्स के मुताबिक देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो हम इन्हेंस करते हैं कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी होनी चाहिए। मसला ये नहीं कि आपने IVF कराएंगे और वो जी सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा या नहीं होता। 90-80% में अगर किसी में नहीं हो रहा तो उसके पीछे ये है कि आप IVF के लिए तो चले गए, आपकी बॉडी रेडी नहीं थी उसको लेने के लिए। देखिए ना, वही चीज़ है। मैं फॉर एग्जांपल जब हमने लास्ट टाइम हजामा किया, मेरा 2 इश्यूज बड़े मेजर आ रहे थे, और भी थी प्रॉब्लम्स, बट एक मेरे शोल्डर में बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे कंधे में बार बार ना, शोल्डर्स में दोनों में, बट एक साइड पे ज़्यादा पेन हो रही थी। दूसरा मुझे इशू ये आ रहा था कि मैं सारा कुछ कर रही थी, मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी, अपनी डाइट को भी देख रही थी, मेरा वजन अड़ा हुआ था। इवन तो हजामे का डायरेक्टली उससे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बट जब हजामा कराया तो उसके हफ्ते 10 दिन के बाद मैंने रिजल्ट्स देखने शुरू किए। इट टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ये नहीं कि इमीडिएटली। शोल्डर में पेन कम होनी शुरू हो गए, कंधे बेहतर हो गए। और वही चीज़ है कि व्यूअर्स, हजामा तो वैसी ही सुन्नत है, तो अगर राइट टाइम, राइट डेट्स, राइट पर्सन से कराएं तो बहुत अच्छा और फिर वही बात है, आप अपने आयरन होते हैं ना, आयरन डेफिशिएंसी के साथ आप हिजामा कराओ कि ना कराओ, भाई आप ड्राई कपिंग भी करा, ड्राई कपिंग होती है उसके लिए, वो आप ड्राई कपिंग कराएं, उससे फर्क पड़ जाता है डेफिनेटली। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि हम आयरन लेते हैं लेकिन उसको समटाइम्स रिजल्ट नहीं आते। बिल्कुल। आप क्रॉनिक आयरन डेफिशिएंसी के साथ आ रहे होते हो, तो वो क्यों है? क्योंकि आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं। तो पहले मैं डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए थोड़ा सा बताऊंगी कि हम ऐसा क्या डेली लेना शुरू करें कि जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक को बेहतर करें और जो कुछ आप खा रहे हो उसमें से अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हों। तो सबसे पहले आपने लेना है 1 बादियान, 2 सब्ज़ इलायची, 10 पत्ते के, मेरे पास खुश्क पत्ते हैं, 10 पत्ते पुदीने के, ठीक है। उसके साथ आपने लेना है थोड़ा सा खत्मी, ताकि खत्मी ये थोड़ा सा लेंगे, ये आपकी इम्यूनिटी डेवलप करेगा बहुत अच्छी। ये बच्चे बड़े सब ले सकते हैं? ये सब ले सकते हैं। और इसके साथ थोड़ा सा खबाजी, ये लेके इसको अंदर आप इसको 2 कप पानी में डालें। पता है कि डिकॉक्शन या जो कहवा है हमेशा 2 कप पानी में उबाल के उसको 1 कप कर लें, 10 से 15 दिन लें और उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्रेक दे दें। जब भी कोई भी कहवा आप पीते हो या कोई भी रेसिपी आप इंटरनेट से देखते हो तो व्यूवर्स आप याद रखिए कि उसको लेने के साथ साथ आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, ताकि जितने भी वो आपके अंदर चेंजेस ला रहा है क्लियर करे, टीज तो जितनी निकले भी तो बाहर, वो निकले तो बाहर। अच्छा, खाली चाय पी के नहीं आप निकाल सकते। यही तो नहीं अंडरस्टैंड करते ना मासूमा जी, मुझे यही तो बात एक्सप्लेन करने में मुश्किल होती है। लोग कहते हैं हम कहवा तो ले रहे हैं, तो इशू क्या है? भाई कहवा अलहदा चीज़ है, आप उसको एज ए दवाई, एज ए मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ पानी लेना ज़रूरी है। देखिए वो जो असरात आपके जिस्म पे मुरतब कर रहा है, जब आप पानी पिएंगे तो वो आपके सिस्टम से निकलेगा ना, यूरिन के थ्रू निकलेगा, स्वेटिंग के थ्रू निकलेगा। अब आप पानी को इस तरह समझो कि वो आपका वो एलिमेंट है जो आपके अंदर की गंदगी, आपकी दवाई सफाई कर रहा है। हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, पानी कम पी रहे हैं,
दिल की बात नहीं है, पानी आपकी दवाई है, पानी आपकी ज़रूरत है, पानी आपकी खुशी या वो नहीं है कि आपके दिल के मुताबिक होगा। मेक श्योर करें कि दिल नहीं भी चाह रहा तो 8 से 10 ग्लास डेली। और इसके अलावा अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं, तो फिर उसमें आप ये करोगे, एंटीबायोटिक में तो कहते हैं 12 ग्लास पानी पिलाने चाहिए। 14 ग्लास पानी पे चले जाएं इस मौसम में, क्योंकि आपने पसीना भी आना है, मौसम भी ऐसे। हाँ, सर्दियों के मौसम में 12 ग्लास पे चले जाएं। ठीक है। इसके साथ हम एक जूस बताती हूँ, खास तौर पे वो बच्चों के लिए। बता दिया, ये आपने 2 कप बॉईल करके इसको 1 कप बनाना है और फिर उसके बाद इसको पीना है और अपनी पानी की मिकदार को आपने बढ़ाना है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने गुड़ रखा है, गुड़ को और अजवाइन को और मीठे सोडा का एक आप मिक्सचर बना सकते हो। अगर वो भी बनाने को दिल नहीं चाहता तो आपकी टेबल पे हर वक्त गुड़ होना चाहिए। आपके खाने से पहले, यानी कुछ भी खाना खाने से पहले 1 टुकड़ा गुड़ का जो है थोड़ा सा वो आप खा लें तो भी आपकी डाइजेशन बेहतर होती है। छोटा सा पीस, बहुत छोटा पीस, ये नहीं कि ज़्यादा। और गुड़ भी कौन सा, जो कि ये काले रंग का हो, जिसमें आपका मीठा सोडा ज़्यादा ना डला हो। ठीक है। पुराना जितना गुड़ होगा उतना वो बेहतर होता है, डाइजेशन बेहतर होगी। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि ये ABC जूस जो हर कोई सुनता है, हर कहते हैं, हम किसी को बताएं ना, कहते हैं ये तो पता है, हमें पता है, तो लेना भी बहुत ज़रूरी है इसको। एप्पल, बीटरूट, कैरेट, ये तीनों चीज़ों का आपने जूस बनाना। ठीक है, इनका जूस बना के डेली 1 कप ज़रूर लें। ख़ास तौर पे वो बच्चियां जिनकी प्यूबर्टी है या जिनकी एज 14 से लेके 18 साल की जो बच्चियां हैं उनको ये लाजमी दें। उसके बाद वो बच्चियां जिनकी शादी हो रही है, यानी 14 साल के बाद ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाना चाहिए। कम अज़ कम डेली नहीं ले सकते तो हफ्ते में 1 बार लें, 2 बार ले लीजिए। अगर वो भी नहीं ले सकते तो कम अज़ कम महीने में 3-4 बार ले लें। और अगर डेफिशिएंसी है तो रेगुलर 1 मंथ लेने के बाद अब अपना जाके चेकअप कराएं दोबारा, वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे इंशाल्लाह। ओके। इसके साथ वो लोग कि जिनको जूसेस फॉर्म में अच्छा नहीं लगता, लेट्स सपोज के उनको साथ में, अल्टीमेटली तो हम यही कहते हैं कि अगर ये भी आपने जूस फॉर्म लेना है ना तो आप इसको सबको मतलब छील के उसके बाद सेब को छीलने की भी जरूरत नहीं है, बस हल्का सा पानी डाल के ब्लेंड कर लें ताकि फाइबर आपके साथ चला। एग्जैक्टली, ब्लेंड करके ले लें तो आपको ABC जूस फायदा देगा। जब आप उसका सिर्फ जूस निकाल लेते हैं, चले बच्चों, छोटे बच्चे जो है वो नहीं खाते पल्पी चीज़, लेकिन अच्छे से ग्राइंड कर लें तो एक अच्छा ऑप्शन हो। बिल्कुल अच्छा ये वाला हो जाए, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होएगी ना। बिल्कुल, क्योंकि इससे आपके सिस्टम में फाइबर जाएगा, बिल्कुल जो आप इस सब को लेते हैं वो आपको ऑलरेडी इसमें मिल जाएगा। अच्छा, एक आपका ये शेक ये बन सकता है जिसके अंदर आपका पालक हो, क्योंकि पालक इसमें मेन इंग्रेडिएंट है आयरन का। अच्छा। आड़ू के भी अंदर है, लेकिन उसका थोड़ा सा उसमें खीरा इसलिए डाला कि ये एल्कलाइन हो जाए, एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए, जिनको गैसेज और ब्लोटिंग होती है वो ना हो। और उसके साथ केले का इस्तेमाल ताकि थोड़ा सा इसके अंदर पोटेशियम और कैल्शियम का एलिमेंट भी आपके पास आ जाए। हम कह रहे हैं कि बनाना, आड़ू, पीच जो आजकल सीजन में वाफिर मिकदार में, खीरा तो वैसे ही अवेलेबल होता है, और पालक, इन चीज़ों का आपने एक शेक बना देना है। इसका इस्तेमाल करें। पालक के साथ सिर्फ ख्याल ये रखना होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, पानी के साथ ये ले लें, दूध के साथ इसको नहीं लेंगे। दूध का करना होगा तो फिर आड़ू, केला और दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मीठे आजकल मीठे जी, ये इसीलिए रखा है कि ये इस मौसम की सौगात है। हम कहते हैं कि ये तो कड़वा है, मीठा ही कहते हैं इसको, लेकिन निकल तो कड़वा होता है। उसी वक्त काट के खा लो तो कड़वा नहीं होता, उसको छोड़ोगे तो वो कड़वा हो जाएगा। और ये आपका बेस्ट सोर्स है कि जो आपकी डाइजेशन को, लार्ज इंटेस्टाइन को ठीक रखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन को, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत को बेहतरीन काम करने पे मदद देता है। बार बार मैं जो जोर दे रही हूँ, व्यूवर्स आप देख रहे होंगे कि मैं आयरन पे तो बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपकी डाइजेशन पे बात कर रही हूँ, उसको सही रखना बहुत ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल इस सीज़न में आपको मलेरिया से बचाता है, बुखारों से बचाता है, टाइफाइड जो बड़ी आंत का बुखार है उससे बचाता है, और उसका क्योर भी इसी के अंदर है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक रखने के लिए मिठे जो हैं वो सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ है। दैट्स इट, या सो ये हमारी कुछ आपके साथ हमने शेयर करनी थी रेसिपीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं घर पे नेचुरली अपने आयरन को इंक्रीज करने की। बट वही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स, अल्टीमेटली कहानी शुरू और ख़त्म आपके पेट पे ही होती है। ऐसा ही, अगर आपका पेट, देखिए पेट ने एक लॉजिकली अगर चलते हैं, पेट जज़ब करेगा सारे की सारी चीज़ें जो भी आप खाते हैं और पेट में जाकर हजम होता है ना, यानी कि बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक, इन सब एरियाज़ में। अब बात यह है कि अगर वही ठीक नहीं काम कर रहा होगा तो आप अगर मतलब हाईएस्ट बेस्ट क्वालिटी की भी चीज़ खाएंगे
वो कोई फ़ायदा उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो जज़ब नहीं होगी। ऐसा ही देखो, उम्मुल अमराज मैदे को कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल डिजीज़। हर मर्ज़ का जो जड़ है वो आपके मैदे से ही शुरू होती है। जो खाना आप खा रहे हैं वो फ्यूल आप बना रहे हैं, वो ताकत आप अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर वो खाना खा के एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि जो आयरन डेफिशिएंसी वाले लोग हैं उनको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और उनमें सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं जो गोभी, भिंडी, अरवी, माश की दाल, चने की दाल और बीफ, इन 6 चीज़ों से इनको अवॉइड करना चाहिए। इसका इस्तेमाल ये बिल्कुल ना करें क्योंकि वो इनकी डाइजेशन को ख़राब करेंगे। ये बादी अशिया जिनको हम बोलते हैं ना, वो चीज़ें आयरन डेफिशिएंसी वाले बच्चे बच्चियाँ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। आपका पैगाम क्या है व्यूअर्स को? सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपना ख्याल रखें, उस शख्सियत को खुश रखें जिसको रोज़ आप शीशे में देखते हैं और उसका ख्याल रखें। हम अपना ख्याल रखते नहीं हैं, दुनिया का ख्याल रखते हैं और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा किसी ने ख्याल नहीं रखा। मैं हमेशा कहती हूँ जुगन, अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे सकते तो कोई आपको क्यों देगा। अच्छा, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की और यहाँ पे जो हमने जिस बात से अपने शो को शुरू किया था, मैं चाहूँगी उसके बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर दें। मैं सबसे आज ये पूछना चाह रही हूँ, डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन का कितना अमल दखल है? क्योंकि देखिए, आप एक वर्किंग वूमन हैं, आप काम भी करती हैं, आप अपना घर भी देखती हैं, आपका मतलब सैलून भी है, आपकी प्रॉपर बिजनेस है, आपके प्रोडक्ट्स भी हैं। आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करती हैं और डिसिप्लिन का इसमें कितना को अमल दखल है? देखो, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। अगर ये ना होता तो शायद यहाँ तक मैं पहुँचती भी नहीं। होता ये है कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना अगर नहीं आ रहा ना, वक्त की, वो बचपन में बार बार नहीं लिखते वक्त की अहमियत क्या है, ऐसे ज़रूर मिला करता था उर्दू में ख़ास तौर पे। वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने वक्त को मैनेज करते हो, डिसिप्लिन तरीके से चलते हो, जिस तरह मैं हूँ, अगर मैं एक भी टाइम पे इधर से उधर हो जाएगा तो मेरा सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। और अगर बीइंग हाउस वाइफ, बीइंग वर्किंग वुमेन, आप खुद नहीं अच्छी तरह से डिसिप्लिन तरीके से चल रहे हो, अपने टाइम पे चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो कोई आपके लिए क्यों करेगा? और वही चीज़ है, देखें, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। बिल्कुल। अल्टीमेटली अगर माँ और बाप बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, घर को भी टाइम दे रहे हैं। देखिए, एक हमारी बाहर फैमिली है, एक हमारी वो फैमिली है जिसके साथ हम घर में रहते हैं, जिसमें हमारा स्टाफ भी इंक्लूडेड होता है, वो लोग भी हैं। फिर आपका दफ्तर वगैरह जिन जगहों पर आप काम करते हैं, वहाँ पर भी बहुत से लोग हैं। तो देखें, एक तो आपने काम करने हैं, दूसरा आपने लोगों के साथ भी एक ताल्लुक और वास्ता रखना है। उन सब चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जा सकता। पता है, मैं बच्चों की बात आई ना, मैं बच्चों को हमेशा, अपने बच्चों को जब सिखाती थी ना, तो मैंने कॉल पढ़ा था इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का कि जब भी कपड़े उतारो तो उनको सीधा करके रखो। अब वो बात ना अटक गई। आप देखो, डिसिप्लिन की बात आती तो डिसिप्लिन आपके कमरे से, आपके बेडरूम में से सुबह उठते साथ ही शुरू हो गई। ये नहीं कि उतारा और फेंक दिया। मैं हर वो छोटी चीज़ जो आपको डिसिप्लिन में लाती है ना, वो क्या है, आपकी अपनी सेल्फ केयर से शुरू होती है। आपकी अपनी चीज़ें संभली होंगी ना, इवन कि हमारा पर्स ही अच्छी तरह से रखा हुआ है तो हमारी बाकी चीज़ें ठीक होती हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, उस पर मैं बच्चों पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ कि डिसिप्लिन से ये रखना नहीं आया तो ज़िंदगी गुजारनी कैसे आ जाएगी। वही वाली चीज़ ना व्यूअर्स, पानी का ग्लास लेके आए हैं, पानी पिया तो उसको वापस जाके किचन में रखें, और सिर्फ किचन में ना रखें, उसको धो के वापस रखें। हाँ। और जब वो सूख जाए तो उसको अलमारी में रखें। हम क्या कहते हैं, अम्मी पानी दे दें, अम्मी ने पानी दिया और अम्मी के जिम्मे है कि ग्लास भी उठाएं, और ये नहीं करना। ये जिसको हम लाड कहते हैं, एक्चुअली ये बड़ी नेगेटिव। मेरे लिए यही सबसे पहला डिसिप्लिन का है कि आपने अपनी जो चीज़ें कर रहे हैं उनको आप कितना संभाल रहे हो, फिर आप लार्जर स्केल के ऊपर बात करेंगे कि डिसिप्लिन रखेंगे नहीं। थैंक यू सो मच मासूमा जी। यू वेलकम। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मुल्क के कुछ ऐसे टैलेंटेड यंग लोग हमें ज्वाइन करेंगे जो अपनी कैपेसिटी में विद इन द मीडिया अपना नाम क्रिएट कर रहे हैं। उनकी कहानियाँ भी जानेंगे, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में भी जानेंगे, और वो आजकल क्या कर रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या बात है, एब्सोल्युटली ऑसम। वी हैव परीसा विद अस। अस्सलाम वालेकुम परीसा। और परीसा जो हैं एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, सो नाइस टू बी हियर। सो गुड टू हैव यू हियर। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है अरीज अवान ने। आप
एक्ट्रेस भी हैं और मॉडल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जरा एक्स्ट्रा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे ड्रामे वाले छोटे भाई जो हैं वो आज हमारे साथ हैं। एक्चुअली व्यूअर्स, बहुत अरसे बाद जब मैं वापस एक्टिंग की तरफ आई तो एक प्रोजेक्ट है अगर के नाम से जो पहले ऑन एयर गया, और उस ड्रामे में मेरे छोटे भाई का रोल इन्होंने अदा किया। बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं और वेरियस डिफरेंट आपने इनको प्रोजेक्ट्स में देखा होगा। मोहम्मद अहमद रंधावा हमारे साथ हैं, एक्टर एंड मॉडल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रंधावा जी। सब खवातीन में एक मर्द होना कैसा लगता है? अब आदत हो गई है वैसे, अक्सर सेट्स पे ऐसा ही होता है। अगर मैं मेरे साथ हम 3 बहनें, हम 3 बहनें, आप भी बहन थी? मतलब 3 मेरी बहनें अच्छा, फिर चौथी बेगम और 5वीं वालदा जी। तो 5 खवातीन और मैं अकेला था। फिर बाद में अली भाई और जुनेद भाई जब आ गए तो कुछ मामलात सेट हुए, कुछ बेहतर हो गए, वरना तो बेचारा रंधावा फंसा हुआ होता था बहुत सी खवातीन में और सबकी पॉलिटिक्स संभाल रहा होता था वाकई में। और काफी पॉलिटिकली चार्ज्ड इंसान थे आप उस ड्रामे में। बस, और वो टेक से पहले तक बातें चल रही हैं, टेक से पहले तक बातें हो रही है, डायरेक्टर चीखे मार कि भाई मैंने कह दिया कैमरा रोलिंग हो गया, तुम लोग की बातें नहीं बंद हो रही। याद है, ये स्टैंडर्ड लाइन होती थी। और हिना बयात, आप, मैं, हिना अल्ताफ, अपनी माहीन, एंड देन हिना सुमरो को तो खैर कोई भी नहीं भूल सकता क्योंकि वो हमें भूलने नहीं देती। तो यू नो ये पूरा एक जो मजमा था वो काफ़ी मज़े का सीन था और मैं खुद इसको टॉर्चर करने के लिए सेट पे अवेलेबल थी। बहुत तंग आ जाता था तो मुझे मामा बुलाना शुरू कर देता था सेट पे। मैंने कहा कि ये शायद इससे कुछ बचत हो जाए, इससे बचत हो जाए। अच्छा, ओके, बट लेट्स टॉक अबाउट योर करियर्स, क्योंकि जो हमारे ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान क्रिएट करते हैं, एंड ऑब्वियसली यू गाइज आर द टुमारो ऑफ दिस इंडस्ट्री, द टुडे एंड द टुमारो। तो अहमद रंधावा, आपकी कहानी से शुरू करते हैं। कैसे ये एक्टिंग का सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है इससे? बिल्कुल। सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि मैंने नासिर से सिविल इंजीनियरिंग की थी और बस इरादा यही था कि जॉब करूँगा और फिर कुछ सालों बाद जाके अपना काम करूँगा। बट जब मैंने अपना काम क्या सोचा था? कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की थी तो मैंने कहा पहले कुछ एक्सपीरियंस लूँगा एंड देन आई विल स्टार्ट माय ओन थिंग, माय ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी। बट जब काम शुरू किया तो बस घड़ी पे नज़र थी, अब 10 बज गए, अब 11 बज गए, अब लंच ब्रेक हो गई, अब छुट्टी हो गई। तो मैंने कहा अगर 30-35 साल अगर मुझे काम कर रहे हैं तो ये दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, इस तरह नहीं हो सकता। आपको नहीं लगा कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं? हाँ, मुझे नहीं लगा, बिकॉज मुझे लगा कि काम वो होना चाहिए जो आपको वक्त की कैद से आज़ाद कर दे। कुछ इतना पढ़ लिया था बस, तो एहसास था कि ये ऐसा कौन सा काम है जो आपको वक्त की कैद से? आपको अगर के सेट पे नहीं लगा कि वक्त की कैद से हम आज़ाद थे? हम मुझे लगता था कि हम वक्त की कैद में फंसे हुए थे। ज्यादा ही कुछ हम थे। हाँ, अभी हम लोग सुबह 10 बजे आते थे और रात 10 बजे तक हम फिजिकली थक जाते होंगे बट हम मेंटली नहीं थकते थे। ये देखे ना हमारी एक तस्वीर, सब नॉट सब बाशिंदों की, कुछ बाशिंदों की, हाँ, जो हम लोग कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को पागल कर रहे होते थे और तंग कर रहे होते थे। आपको ये दिन याद है? ये मुझे दिन याद है, हम मरने वाले हो गए थे, गर्मी इतनी थी। हाँ। ये उस दिन हम मौत के ज़्यादा करीब पहुंच गए थे। Exactly. हाँ। तो बस फिर मैंने जॉब स्विच की कि शायद किसी और जॉब में मज़ा आए। फिर क्या, कौन सी जॉब पे गए? मैं पहले हार्ड कोर साइड इंजीनियरिंग कर रहा था। अच्छा। फॉर फैसल रसूल साहब, इज़ अ वेरी फेमस आर्किटेक्ट। उनके साथ मैं काम कर रहा था। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स में चला गया। सो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स सिविल इंजीनियरिंग में। बट सोचा कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ, मतलब थोड़ा सा 9 to 5 वाले एरिया से निकल आता हूँ तो शायद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा। वो भी नहीं पसंद आया? नहीं आया, यानी कि फील्ड अपने पसंद की नहीं थी। एग्जैक्टली। तो फिर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ी? बस तब बच्चे थे या घर वालों ने कहा? सही नहीं, मुझे टू बी ऑनेस्ट माय फादर इज एन इंजीनियर एंड ही इज अ सिविल सर्वेंट नाउ, बट उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा जो करना है करो, बस अच्छा करो। ठीक है। बट मैंने इंजीनियरिंग की अपनी मर्जी से, बट मज़ा नहीं आया। फिर वो स्कूल में मैं थिएटर करता था तो मुझे मज़ा आता था उसका, लेकिन कभी कोई दूर दूर तक एक्टिंग से कोई कनेक्शन नहीं था, तो कभी वो हिम्मत ही नहीं थी करने की एक्टिंग परसू। बट जब वो फिर लोएस्ट हिट किया अपना करियर में तो मैंने कहा नाउ आई हैव नथिंग टू लूज, नाउ व्हाट डू आई वांट टू डू नाउ। तो फिर मैंने कहा यार दिल के रास्ते पे चलते हैं। फिर मैंने एक्टिंग क्लासेस ली कुछ अर्सा लाहौर में। फिर करते करते फिर मुझे एक प्राइवेट चैनल से ऑडिशंस हो रहे थे, मैंने वो किया। सीरियल किलर वो था प्रोजेक्ट, वो अभी तक आया नहीं है बट इट विल बी रिलीज सून इंशाल्लाह। तो वो किया मैंने। उसके बाद फिर मुझे एक और प्राइवेट चैनल से कॉल आ गई, मैंने वो किया। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है, चल सिलसिला चल पड़ा। ठीक है, ओके। तो ये तो आपकी कहानी होगी। आपकी कहानी क्या है?
मेरी कहानी भी सेम ही है तकरीबन। मैं एक इंजीनियर थी और नहीं इंजीनियर नहीं थी। मैं सिंपल सब इंजीनियर हैं आज। सारे आज इंजीनियर से मेरे अलावा। मैं स्पोर्ट्स गर्ल थी और मेरी बहुत डिफरेंट थी स्पोर्ट्स में, और यहाँ पे बहुत मुश्किल होता था मुझे। इवन मैं अभी भी अपने कैरियर के साथ साथ मैंने स्पोर्ट्स भी ज्वाइन की हुई थी। क्या? मैं बास्केटबॉल और नेटबॉल की नेशनल प्लेयर थी माशाल्लाह। हाँ। तो मेरी फ्रेंड्स जो है ना वो मोस्टली मुझे कहती होती थी कि हालांकि इतनी अच्छी प्लेयर होने के बावजूद मुझे ये था कि मेरा वॉकिंग स्टाइल वो नहीं था। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती थी तुम थोड़ा इस तरह चलो ताकि तुम स्पोर्ट्स कर लगो, ये है वो है। तो मैं कहती थी कि नहीं यार मुझे ये नहीं चलना, मैं लड़की ही ठीक हूँ। मुझे कहती थी बॉय कट करवा लो, ये है वो है। मैंने कहा नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ पैदा हुआ मॉडलिंग का, एक्टिंग का। मेरा दिल किया क्योंकि शुरू से ही मुझे सब घर में भी सब जो है ना ड्रामा क्वीन कहते थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। ड्रामा क्वीन वैसे कोई तारीफ की टर्म नहीं है, मुझे भी मेरा मियाँ कभी कभी कहता है और मैं उसके बाद फिर मैं एक मर्डरस क्वीन बन जाती हूँ, ड्रामा क्वीन कम रह जाती हूँ। हाँ। तो बस फिर हाइट भी अच्छी थी और फिर सोचा कि चलूँ। फिर उसके बाद पहला कदम कैसे लिया? क्योंकि जैसे कि उनको, जैसे कि रंधावा ने भी बताया कि वो ऑडिशंस हो रही थी तो मैं गया। असल में बहुत से लोग मुझे अप्रोच करके कहते हैं कि जी आप बताएं हम मीडिया में कैसे आ सकते हैं, और खुदा की कसम मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि एक लक की गेम है ये। सही बात और है। उसके साथ साथ जिसने इस फील्ड में आना होता है वो किसी ना किसी तरह से घूम घुमा के आ ही जाता है, और जिसने नहीं आना होता वो सारी जिंदगी भी कोशिश करता रहे, वो सपोर्टिंग या मतलब नॉट इवन सपोर्टिंग रोल तो फिर भी मेजर होता है, मतलब एक्स्ट्रा की कैपेसिटी से आगे नहीं बढ़ पाता एडिशनल आर्टिस्ट जो होते हैं वो। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो जवाब ही नहीं आता मुझे देने का। मैं इसीलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप अपनी जर्नीज बता दो, शायद कोई इंस्पायर हो जाए। मैं आपके ही मॉर्निंग शो पे आई थी एज आ ऑडियंस, आई रिमेम्बर। और आज मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। इवन मेरी मदर बहुत खुश थी और वो बहुत हैप्पी थी कि आपके शो में, स्पेशली आज मुझे, इवन मैं जितने भी टीवी शोज़ पे गई हूँ मेरे साथ कभी नहीं गई वो, और आज वो स्पेशल आई हैं कि मैंने यहाँ पे बैठा तुम्हें देखना है। तो जिस दिन मैं एज आ ऑडियंस आई थी तो मैंने सोचा था कि यार मैं भी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं भी ऐसा एज अ गेस्ट बैठूंगी। बेटा एक बात बताओ, इस जर्नी में जो पहला स्टेप था वो कैसे लिया? पहले अपना प्रोजेक्ट कैसा मिला? क्योंकि आपको पता है ना कि वो पहली चीज़ मिलने की होती है, उसके बाद फिर थोड़ी कनेक्शंस बन जाती हैं, सलाम दुआ हो जाती है, बंदे को पता होता है कि फ़लाँ जगह ऑडिशंस हो रही हैं, आप वहाँ ट्राई कर लें, वहाँ पे कोई मॉडलिंग की कैंपेन चल रही है, आप भी अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, मगर वो पहला सिरा नहीं मिलता किसी को। मेरा पहला सिरा मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे जो है ना भेजा एक शॉर्ट मूवी के लिए, वो भी कोई प्राइवेट चैनल था यूट्यूब का, जहाँ पे मैंने पहली शॉर्ट मूवी की। उसके बाद देन आहिस्ता 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 कॉन्टैक्ट लिस्ट भरती गई, और फिर उसके बाद मैं ख़ावर रियाज तक चली गई। ख़ावर रियाज के पास फिर मैंने बहुत सारे शूट्स किए, उसके बाद मैं फ्रीलांस बाहर शूट किए। तो बस फिर ऐसे ही जर्नी चलते 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 यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इस इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद व्यूअर्स एक डिफरेंट नोयत के मामलात और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, इस पे हम बात करेंगे। बट ऑफ कोर्स आपकी जर्नी एज अ सिंगर ऑल्सो हमने जाननी है, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सॉन्ग राइटर। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, अहमद रंधावा और अजीज की तो कुछ कहानी हमने सुन ली, लेकिन परीसा की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, क्योंकि पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुकी हैं और अपनी बहन के साथ आई। आज बहन के बगैर आपको देख रही हूँ, और मुझे याद है कि उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि हम दोनों का सिंगिंग स्टाइल बहुत मुख्तलिफ है। बहुत मुख्तलिफ है, yes. तो हम अब एट सम पॉइंट इंडिपेंडेंटली शुरू हो जाएंगे अपने म्यूजिक। Yes. एंड आई रिमेंबर योर फादर सपोर्टेड यू अ लॉट इन दिस still does. होल Yeah. लाइन ऑफ ये इस पूरी जर्नी में। तो अपनी स्टोरी बताओ। Yes. So my story like started out like 6 years ago. हाँ। 6 साल पहले यानी कि स्टार्ट हुई थी। वैसे तो मजाक में गाना गा लिया था, हमें ब्रेक थ्रू मिला था माहिया सॉन्ग से। साजी आए थे हमारे, साजी और कामरान, उन्होंने कहा था गाना बनाते हैं, वो रिलीज़ कर दिया, बहुत चला हर जगह, इट बिकेम लाइक अ वेरी नेशनल सॉन्ग और बहुत ज़्यादा हिट हुआ। उस टाइम पे हम आपके शो में आए थे एंड आई वाज लाइक इन कॉलेज, प्री मेडिकल कर रही थी तब मैं ना। हो गया मेडिकल? हाँ मैं पढ़ाई कर ली है कब की। नहीं मतलब अब आप डॉक्टर हैं? नहीं मैं वही बता रही हूँ ना अभी। हाँ
मैं वही तो चाह रही हूँ जानना है कि फिर हमें डॉक्टर लिखना चाहिए था ना नाम से पहले। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे अम्मी अब्बू का ख्वाब था, लेकिन वो मैंने नहीं पूरा किया। नहीं पूरा किया? Yes. मारो इसको, सारे मिलके मारो, सारे माँ बाप इसको स्क्रीन से मारो। And I'm so happy वो मैंने नहीं पूरा किया। बड़ी बुरी बात है बेटा। एमी ड्रामे के तौर पे कह दो कि वो नहीं हो पाया, बस अम्मी अब्बू आई लव यू, नहीं हुआ पूरा, बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। हाँ तो वही। सो उसके बाद उसमें फिर उस दौरान मेरा पहला सॉन्ग था माहिया, वो मैंने मजाक में कर दिया दामिया के साथ, और अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने म्यूज़िक स्टार्ट फ़रार हासिल करने के लिए किया था अपने माहौल से, कि कुछ नया करने को मिल रहा है लाइफ में, तो वहाँ से लाइक वी बिगेन आवर जर्नी। उसके बीच में फिर मैंने प्री मेडिकल भी छोड़ दिया, आई टुक लिटरेचर, एंड देन उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक भी छोड़ दिया। और पुत्र फिर कीता की फिर म्यूज़िक छोड़ दिया। यू नो द एवोल्यूशन ऑफ एन आर्टिस्ट इज़ वेरी फ़नी, लाइक बहुत कंफ्यूजिंग और फ़नी सी जर्नी होती है ये, टू इवॉल्व एज एन आर्टिस्ट। एक सर मैं भी एक्टिंग से रुस गई थी कुछ सालों के लिए, मुझे 10 दफा रंधावा ने सेट पे पूछा ये, सॉरी हम इसको छेड़ते हैं, इसको बुलाते ही रंधावा है क्योंकि नन्ही सी जान है तो उसको रंधावा कहते हैं, तो आप एक रंधावा एक्सपेक्ट करते हैं और आपको मिलती है एक नन्ही सी सिंगल पसली है, और है भी सबसे बारीक सा ना। हम सारी खवातीन इसके साथ कहती हैं कुछ कर लो, कुछ 2-4 शर्टें पहन लो ऊपर एक दूसरे की, यू नो कि हमारे साथ बिल्कुल ही ना बारीक सी चीज होती थी, लेकिन खैर अभी भी बारीक हैं आप। अच्छा मुझे भी यही लगा था कोई है, वो बल्कि से बंदे आएंगे, लाइक मोहम्मद रंधावा एंटर हो रहे हैं, गुरु रंधावा टाइप आएंगे और छोटी सी रंधावी आ जाए। तो एनीवे, तो बात ये कि यही वाली चीज थी। इससे मुझे बड़ी दफा पूछा कि मुझे लाइक आई सेड प्यार से मामा बुलाता है, तो मुझे कहता है मामा आपने छोड़ा क्यों? मैंने कहा मैं तो बता नहीं सकती, मैं इतनी तंग हो गई थी ना अपने जो You people know what I'm saying. Yes, totally understand. You guys know what I'm saying. Because आप लोग इस स्टेज से अभी गुजर रहे होंगे इससे। Yes, तो मैंने म्यूज़िक बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मैं फिट नहीं हो पा रही थी कहीं पे भी। वहाँ OSTs का टाइम था तब बहुत ज़्यादा, तो सब मुझे कहते आप अच्छा नहीं गाती हैं, आप ये नहीं है वो नहीं है आप में, तो everyone was rejecting me हर जगह से। ने कहा कि आप अच्छा नहीं गाती, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन everyone नंबर दो, मैं फोन करके उनको जरा उनसे बात बाद में आपको लिस्ट देती हूँ। तो दैट्स वाई आई फेल्ट कि शायद मैं अच्छी हूँ ही नहीं, तो मैं दैट्स वाई फिर मैंने कहा छोड़ देती हूँ इसको ना। तो फिर उसके बाद देन 3 years बैक आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग माई म्यूज़िक। मैंने कहा भाड़ में जाए साहब, मैं अपना खुद बनाऊँगी और अच्छा बने बुरा बने आई डोंट केयर, मैं अपना म्यूज़िक करूँगी। अपना तो होगा। हाँ, सो आई वर्क विद खावर जवाद नाउ, आई हैव अ स्टूडियो एंड 3 years पहले मैंने अपने गाने बनाने शुरू किए, स्पॉटिफाई पे रिलीज़ करना शुरू किए, फिर आई गॉट इट सम गुड रिएक्शन, माई म्यूज़िक केम ऑन। बट यू हैव अ ब्यूटीफुल वेस्टर्न स्टाइल, आई लव द वे यू सिंग। आई मीन इसके तो गाने में मैं इसको पहले भी कहा, मैंने कहा तुम दोनों का बहुत डिफरेंट सा स्टाइल है, एंड अगर मेरे से पूछा जाए तो शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ सिंगिंग योर सिस्टर, बट आपका एक वो वाला स्टाइल है जो मुझे बड़ा अपील करता है। आई लव अ हेवियर वॉइस, आई लाइक दैट सॉर्ट ऑफ ब्लूजी मूडी, यू नो लाइक उस किस्म का म्यूजिक मुझे ज़्यादा पसंद है, और वो एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का टेस्ट है, और जिसको पसंद आ जाए फिर वो फिर जिंदगी की भर का आपका फ़ैन है। आई एम सो ग्लैड यू अंडरस्टैंड, आपको समझ यानी कि इस तरह से भाई किरण चौधरी आपकी तरह गाया करती थी, एक होता था कैरमल के नाम से उनका बैंड, उनका और अदनान सरवर का। अदनान सरवर इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड व्हाटएवर, बट ही इज़ आल्सो ब्रिलियंट सॉन्ग राइटर, सिंगर। अब वही वाली चीज़ है कि उनका भी इसी किस्म का ब्लूजी सी फील थी, एंड देन शी गॉट मैरिड एंड मूव्ड टू दुबई वगैरह, तो उनका तो वो मुख्तलिफ सीन हो गया। बट वही है ना, लोग अक्सर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। यस, it's like कि it was a consistent rejection at that time। OST ज़्यादा चलते, वो कहते हैं बार बार लोग ना कहे ना, तो बंदे का अच्छा भला कॉन्फिडेंट बंदा भी जीरो पे आ जाता है। बिल्कुल। Yes। अच्छा कितनी फनी बात है कि हमारी एट मॉर्निंग एट होम एक यही ऑब्जेक्टिव होता है रंधावा, यू नो दैट, यू आस्क्ड मी कि आपके मॉर्निंग शो में क्या वो नाच गाने हो रहे होते हैं, तो मैंने उन्हें यही बताया था कि नहीं, हम एक्चुअली बात करते हैं, जिसका जो टैलेंट होता है हम उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। देखो यू गाइस आर दिस इंडस्ट्रीज फ्यूचर एंड प्रेजेंट, यू आर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। आपको मैं कैसे निगेट कर सकती हूँ भाई, जब आपको मतलब आप फॉर एग्जांपल, अब देखो हर बंदा अपनी राइट पे एक स्टार है, बट आप फॉर एग्जांपल उन लोगों के लेवल पे पहुंच जाते हैं जिनको देख के लोग कहते हैं कि यार उस लेवल की फेम हासिल हमने करनी है। मोहम्मद अली साहब हो गए, वहीद मुराद हो गए, यू नो मैडम नूर जहान हो गई। इस लेवल पे पहुंचने के लिए एक जर्नी है, और अगर उससे पहले हम आपको रिकग्नाइज करके कहें कि यार ये हमारे बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट है, तो मज़ा तो तब है ना कि 10 साल बाद जब मैं अल्लाह करे कि मेरे पास तब भी नौकरी हो, मैं आप लोगों को इंटरव्यू करूं, तो तब मजा आए कि बंदा क्या आपको याद है 10 साल पहले हम आपके शो पे, अब देखो आप आए थे, आपको याद है? हाँ मुझे याद है। एंड द पॉइंट इज आज आप आए हो,
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप फिर आओगे, हर बार जर्नी चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है yes। लेकिन तंग आने वाली जो उन्होंने बात की, तंग आके मैं साइड पे हो गई, कभी ऐसा महसूस किया? अभी नया नया है लेकिन कभी तंग आ जाते हो? क्योंकि देखो इस स्टेज पे जिस पे आप दोनों इस वक्त हो, अपनी मर्जी के रोल नहीं मिलते। डेफिनेटली 10 ऑफर आती हैं, उनमें से आप जो सबसे मुनासिब होता है, जिसमें आप ज्यादा हाईलाइट हो रहे होते हैं, आप वो वाला रोल लेते हैं। राइट के रॉन्ग? राइट, बिल्कुल ऐसी ऑफर्स आती हैं लेकिन 4 सीन के लिए, 8 सीन के लिए, 2 एपिसोड में आपका काम है। अच्छा आप सपोर्टिंग में हैं तो 6 एपिसोड में होंगे, तो बंदा कहता है कि यार मैं टाइटल पे होना चाहिए हूँ। मुझे नहीं, वो डेफिनेटली वो आपको फील होता है। टाइटल का तो ताना हमें बड़े दिनों से ये दे रहा है कि हम देख रहे हैं एक दिन पोस्टर आने, रंधावा ने होने बस। मैंने कहा हाँ, छोटे छोटे बाकी सब ना इतने इतने नन्हे नन्हे से आएंगे, रंधावा साहब जो है वो मेन पे खड़े होंगे, ये इनकी अख्वाम है। नहीं, वो अभी सेटबैक आई थिंक आपको बुरा डेफिनेटली लगता है। आप अपनी जर्नी को कंपेयर भी करते हो हमारी फील्ड में, तो क्योंकि अब सब देख रहे हैं आपको। वो 2 साल पहले आया था, अब वो उसका बेटा आ गया, ये लड़का 3 महीने पहले नज़र भी नहीं था आ रहा, अब ये लीड पे सीरियल्स कर रहा है। हाँ। तो आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंपेयर भी करते हो, ये नॉर्मल है। बट मेरा एक मानना, लेकिन देखो लड़कों को ज़्यादा टफ टाइम दिया जाता है। अब ड्रामा है, उसमें 6 खवातीन हैं, 3 मर्द हैं। जो मेन लीड पे मर्द होगा वो पोस्टर पे आएगा, 6 की 6 खवातीन आ जाएंगी पोस्टर पे, लेकिन जो सपोर्टिंग रोल में मेल्स होंगे उनको नहीं पोस्टर, उनका पोस्टर नहीं बनाया जाएगा। देखिए मुझे ये चीज़ चुभती है, हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट भी हैं उनको भी पोस्टर पे होना चाहिए। हालांकि वो तो इतने सीनियर हैं, उनका ज्यादा राइट है। राइट, सही कह रही हूँ गलत? देखो क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जो यंग आर्टिस्ट है ना वो बड़ा गिला करते हैं कि हमने नहीं फला। भाई यंग आर्टिस्ट एक हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर बैठे हुए हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी जर्नी अपने ही पास से आप कंपेयर करो, और अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जो आप 6 महीने जहाँ पर थे, आप उससे 6 महीने बाद आप खुद अपनी जर्नी से आगे आए हो, आई थिंक वो आपका होना चाहिए जो स्टैंडर्ड आपका, जिससे आप अपने आप को कंपेयर करो। क्योंकि आप दूसरों से कंपेयर करते रहोगे, आप हमेशा डिसअपॉइंटेड ही रहोगे। और आई थिंक दूसरा नसीब की भी बात है, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल जाएगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये हम अक्सर बात करते थे सेट पे कि जो आपके हिस्से का है ना व्यूअर्स, आपको मिलना ही मिलना है। रब ने फैसला कर लिया, बस आप तक पहुंचने का, यूनिवर्स हैज डिसाइडेड, वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। पागल हो जाना, हिस्टेरिकल हो जाना, अच्छा मेरी जैसी भी तो बच्चियाँ जो मतलब कुछ भी कर बैठने के लिए तैयार है, बस इंडस्ट्री में हमारा नाम आ जाए, किसी तरह हम पहचाने जाएं, चाहे हमें एक सीन में पास से सिर्फ गुजर के जाना है, क्या कहोगी? पता नहीं, मैं जैसे आपने पहले कहा कि ये लक की गेम है, तो ये सच में लक की ही गेम है। आप जितनी मर्जी स्ट्रगल करते रहो, छोड़ो नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा। और मैं इस चीज़ के पीछे पागल नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ फ्रंट से गुजार दो, बस मुझे नज़र आना है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर कैरेक्टर दिया जाए जो आप उसको करो, ताकि लोगों को पता चले कि यार कोई एक्टर है या उसने कुछ किया है। और बाकी सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज वो इस मुकाम पे हैं, बहुत सारी स्ट्रगल करके आए हैं, तो इंशाल्लाह हम भी स्ट्रगल करेंगे तो हम भी इस मुकाम पे आ जाएंगे। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी या सीनियर्स को पीछे छोड़ के मेरी कोशिश है कि मैं आगे नज़र आऊँ, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा सीनियर्स को कहा है कि आप आगे चले जाओ, इट्स ओके। भाई मेरा तो गिला ही हमेशा व्यूअर्स ये रहा है कि हम अपने सीनियर्स को क्यों नहीं आगे लेके आते। हमें अपने सीनियर्स को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब अवार्ड सेरेमोनीज होती है सबसे पहले फ्रंट रो में हमारे सीनियर्स को बैठना चाहिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एटलीस्ट इस चीज़ का एक्स्ट्रा ख्याल रखने की कोशिश करता है कि सीनियर्स को भी, जिस तरह हम न्यू लोगों को या जो न्यूअर लोग हैं उनको भी शो पे बुलाते हैं, हमें ये नहीं होता कि उसकी फॉलोइंग देखो, उसका ये देखो, उसका वो देखो, फिर उसको बुलाओ। ओ भाई जब आप काम अच्छा कर रहे हो तो हमारा फर्ज बनता है एज होस्ट्स के आप लोगों को चैनल्स पे लेके आए, हाईलाइट करें। दैट डजंट हैपन जुगन, यहाँ पे नहीं होता। एक्सेप्टेंस यहाँ पे इतनी लो है ना। सही बात। आप इतना अच्छा काम कर लो, अभी वायरल हो जाओ फौरन आपको बुला लेंगे। सही बात। अभी मैं टिकटॉक पे ठुमके लगाती हूँ ना, आप देखिए। एक हर बंदे का अपना एक तरीका होता है, और हर बंदा लाइक आई एम नॉट अ वेरी लाइक वो जो कहते हैं ना सोशल मीडिया काइंड ऑफ अ पर्सन। जबरदस्ती बनवा ली मेरी टीम ने, वीडियो तो बनवा ली। वो ये कहते हैं कि भाई आपकी जिंदगी इतनी मजे की है, उसकी चीजें बनाया करें। अब कोई बना ले तो मुझे मिल जाए, खुद नहीं करना। मैं भी खुद नहीं करती। मैं बड़ी तंग होती हूँ। हमने 7 सेट पे मेरे ख्याल में 6 महीने में ये जो पिक्चर्स 3 है, ये भी तब किए कि किसी एसोसिएट ने कंटिन्यूटी की पिक्चर ले रहा था। मैंने कहा भाई एक हमारे मेरे फोन से भी ले ले। रंधावा और माहीन बड़े एक्टिव थे इस मामले में तस्वीरों में, बाकी हम सारे गवाची गांव की तरह घूम रहे हैं। लिटरली गवाची गांव, या हिना जी भी
कभी कभार उनको होता था कि एक पिक्चर में चलो इनके साथ ले ही लेती हूँ, कभी जरूरत पड़ जाती है लगाने की। चले आप अब हमें सॉन्ग कौन सा सुनाने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है आई एम योर बिग फैन, मैंने आज आपसे हर सेगमेंट में गाना सुना है। ठीक है, पंजाबी सॉन्ग सुना देते हैं एक आपको। हाय 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 हाय, रंधावा पंजाबी गाना। क्या बात। रंधावा रंधावा का भंगड़ा होना चाहिए। अच्छा बट वो उसकी को लक लुक ना टूट बारीक सा आदमी, अब तीनों आज बारीक से लोग बैठे हुए हैं। ओवर टू यू मेरी जान, आइए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत फ्यूजन का एक सॉन्ग ट्रिब्यूट्स टू मैनी बिग इंग्लिश अंग्रेजी के गाने वाले सिंगर्स को आपने दिया। पर सब इट वाज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। एंड आई लव, मुझे इस किस्म का म्यूजिक वैसे ही बड़ा पसंद है। लव फ्यूजन्स। I love fusion because I am very confused. Fusion कुछ आपस में ही फिर आप mix मेरे हो- कॉन्सर्ट्स में आया करें, सारे फ्यूजन्स होते हैं उसमें। उसमें अगर कंफ्यूजन भी होती है तो फिर मैं बहुत खुशी से आऊँगी। लेकिन जरा किचन में भी नज़र डाल देते हैं। रंधावा के साइज से नहीं लगता, लेकिन सेट का सारा खाना यही खाते थे। आइए किचन की तरफ नज़र डालते हैं। हाँ मैं स्ट्रिप्स तो फ्राइड स्ट्रिप्स तैयार हैं, साथ पेरी पेरी बाइट्स और साथ केचप के साथ सर्व किए। थैंक यू सो मच Thank बेटा, you. इट लुक्स लवली। और you. बिल्कुल बच्चों की मुनासबत से आज आपने खाना तैयार किया। छोटे 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 बेबीज़ हैं हमारे, जो अभी हम चिकन स्ट्रिप्स इनको खिलाएंगे। ओके। आपके लिए नगेट्स। अच्छा छोटे से प्यारे प्यारे से। ओके सो सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, फट्टे पकड़ लें अपने, ठीक है ना? यस और नो जरा व्यूअर्स को दिखा दे। लाल का मतलब है ना, ग्रीन का मतलब है हाँ। सो यस एंड नो, ठीक है? सवाल पूछूंगी यस एंड नो, और हो सकता है किसी को भी मैं पूछ लूँ कि क्यों कब और क्या, और झूठ नहीं बोलना भाई। नहीं बोलेंगे, सच मुझे पता है बोलेंगे। स्क्रीन लोगों ने सिलेक्ट की हुई है टेलीविजन की सारे झूठ बोलने के लिए, और फिर ऑनलाइन आके यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर सब सच बोल देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सच ही नहीं, बोलिएगा, सच होगा ठीक है? इंशाल्लाह। पेरेंट से कभी खिलौना या कोई चीज लेने के लिए इतनी जिद की कि जमीन पे लेट के टेंट्रम थ्रो किया? यस नो, यस अभी यस। तक कभी भी नहीं हुआ कभी भी आज तक नहीं हुआ। टेंट्रम, कभी नहीं थ्रो किया? नहीं, tantrum नहीं वो throw बहन किया। का जुमरे में आता है। या आई एम वेरी सेल्फ सफिशिएंट। यू आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट, दीज टू आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, यू आर वेरी बैड चिल्ड्रन। अच्छा बचपन में कभी गुड्डा गुड्डी की शादी कराई? हाँ ये ऐसी वैसी। हम तो पूरा इवेंट करवा प्रॉपर। ये तो लड़के, यार बचपन से फिल्म नहीं मेरे अंदर दुनिया थी। बदल गई है, लड़के लड़कियां सब कुछ हाँ। अब एक सा करते हैं। अच्छा छोटा होते हुए कभी किसी मेले में जाकर खोए? मतलब किसी भी जगह पे, मॉल चले गए, किसी जगह चले गए और गुम गए, यस। उसके बाद फिर लितरॉल हुई? नहीं, No. आई थिंक वो रिलीव्ड ही थे कि आप मिल कैसे गया। गुमे थे? फोटो स्टेडियम का वो मेला एक लगता होता था वहाँ पे, बिल्कुल पीछे वाली जगह पे। हाँ, तो मेरी अम्मी खाला वगैरह सब वहाँ पे जाते थे। मैं बहुत छोटा था, आई थिंक आई वाज 4-5। अब बस मैं बस I was also और फिल्म्स का 1, तब इतना 2, शौक था कि हाँ। मैं तब भी किसी कोई सीडी वाला वो कोई था स्टॉल, उस पे मैं चला गया बस। और वहाँ पे भी मैं कोई सीडी में ले रहा था और पीछे से अम्मी वगैरह निकल गए, और बस 2 घंटे बाद मैं मिला वहीं पर ही, कहीं उधर ही बैठ गया था। वहीं पे बैठ गया कि चले आप ही मुझे गोद ले लें। आप किधर खोई थी? मैं अपनी कजन की वेडिंग पे खो गई थी। मेरी शादी में कौन घूमता है? नहीं मतलब मेरी मेरी तो अपना कोई रिश्तेदार निकलता है, रिश्तेदार ना निकले तो रिश्तेदारों का रिश्तेदार कोई निकल आता हाँ, है। शादी नहीं तो- नहीं बात वो उम्र क्या थी? आई थिंक 4-5 ईयर। अच्छा यानी कि आपकी शादी की बात नहीं शुरू हुई? नहीं अच्छा ठीक है, क्योंकि शादियों पे सबसे बड़ा बात ये होती है कि अगले किसकी शादी करनी इनको ही है। आपस में हाँ, मिला दो। आपस में हाँ करा दो। तो शादी पे गुम गई थी। तो छोटे बच्चों को कौन नजर देता है, डालता है? कोई भी नहीं डालता। वो कहते हैं खैर है, बड़ों को देख रहे होते हैं भाई ये सही हम है। भी डालते हैं। क्या कहते हैं, क्या नहीं नहीं वो कहते हैं ये सही है मेरे बेटे के लिए। तो छोटों को कौन देखता है? छोटे जहाँ मर्जी जाते रहे। आए बच्ची मेरी बड़ा रूली है बचपन में। अच्छा आप बताइए, आप कभी नहीं घूमी। कभी नहीं घूमी? नहीं। ये कौन हो? बहुत अच्छा ठीक चले। जिंदगी गुजारी है। नहीं ऐसी बात नहीं है। कभी किसी की अभी गाड़ी खुली का नहीं। टायर पंक्चर क्या किया? अभी खुले नहीं। झूठ नहीं हाँ, बोलना। हाँ किया है थोड़ा सा। आप तो बड़ी सेल्फ सफिशिएंट थी। किसका टायर पंचर किया था यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर का। आपने? कजन्स के साथ मिलकर नेबर्स का कोशिश की थी टायर पंचर की, लेकिन फिर वो नहीं हुआ था। खुद ही पंचर हो गए ना? हाँ, खुद ही घर वालों पंचर हो के गए, हाथों। भाग गए अच्छा फिर। ठीक है। कभी फेक आईडी बना के किसी को तंग किया सोशल मीडिया पे? यस हाय अल्लाह। नो नो
बना लोगे, फिक्र ना करो। ये लोग अपनी हम- आईडी नहीं संभाली जाती कि फेक बिल्कुल, उसको देखो ना, नहीं वो उसने सारे बचपन के शौक इसी तरह पूरे किए हैं। अच्छा, कभी किसी भी चीज की पेमेंट माँ बाप ने दी हो, कोई फीस चीज कोई भी चीज, और वो ना दी हो और अपने ऊपर खर्च कर लिया? दावा तुमने 100% किया होगा, मैं गारंटी करता हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। उसने कहा हाँ, ये देखो ना, ये शरीफ बच्चे हैं दोनों। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई असाइनमेंट वगैरह की हो और फिर उस पर अपना नाम चेंज करके दे दिया हो? समझ रहे हो? ऑलवेज ऑलवेज, यस। यस, नो, ये तो अच्छा। कभी पेपर में चीटिंग करते हुए पकड़े गए? हाँ हाँ रंधावा झूठ मत मैं बोलना। बहुत पक्का था। मैं बहुत पक्का था, यानी कि चीटिंग करते थे लेकिन पकड़े नहीं जाते थे। प्लीज इसकी डिग्री कैंसिल करें क्योंकि वो तो पकड़े गए होंगे बहुत दफा अच्छा, बहुत दफा। हाँ, हाँ। अच्छा, यानी कि एक दफा में बाज नहीं है, बार बार करना। बड़ी लेवल की थी इसलिए। अच्छा, ठीक नहीं, है। मैंने अच्छा, एक वर्ड चूज करना है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव ऑफ कोर्स। देसी फूड या चाइनीज फूड? चाइनीज। दोस्ती या प्यार? प्यार। अच्छा, मैं दोस्ती सिलेक्ट करती। डे या नाइट? नाइट। समर या विंटर? विंटर। हाँ, मी टू। अच्छा, फैमिली टाइम या आउटिंग विद फ्रेंड्स? फ्रेंड्स के साथ आउटिंग। ओह यार, मैंने आगे पूछना ही नहीं है, मैं इतनी तुम लोगों से तंग हूँ। अच्छा, अपने करियर की, अपने फटे रख दो अब नीचे। अच्छा, अपने करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट टू डेट किसको कंसिडर करते हो? मैंने एक वेब सीरीज की थी जिसमें मेरे साथ सलीम मिराज साहब थे। ही सच अ ब्रिलियंट एक्टर। वेरी गुड एक्टर। सलीम मिराज साहब तो ब्रिलियंट है। उसके अंदर जो ऑडिशन हुआ, उसके अंदर पहला तो मेरे लिए अचीवमेंट ये थी कि जो उस रोल के लिए ऑडिशन, मैंने जिनसे 1 साल एक्टिंग क्लासेस ली, जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने उस रोल के लिए उन्होंने भी ऑडिशन किया। और वो लोग, ही इज़ अ बिग नेम थिएटर के अंदर। तो जब जो कास्टिंग कर रहे थे उन लोगों ने फाइनलाइज कर लिया हुआ था। लेटर दे टोल्ड मी कि जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि यार अब ये बेचारा आ गया है तो उसको ना मत करो, इससे करवा लो। तो उन्होंने जब वो किया तो उन्होंने कहा वी डोंट हैव अ स्क्रिप्ट फॉर दिस सीन। बस ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है जो CSS करके आया है और ये बड़ा अपराइट और इस तरह का है और ये अपने एक जो सबऑर्डिनेट है उसको डांट रहा है। तो उसने कहा बस जो दिमाग में आता है तुम बोलो। मैंने जब वो सीन किया तो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि हम यही स्क्रिप्ट जो तुमने लाइंस बोली हैं, जो मैंने उस टाइम इम्प्रोवाइज करके बोली, उन्होंने उसी को स्क्रिप्ट बना दिया। और जो मेरे सबऑर्डिनेट थे वो सलीम मिराज साहब थे। अब सलीम मिराज साहब, मुझे नहीं पता उनका तरीका क्या है काम करने का, बट जब उन्होंने हमारे साथ सीन किया ना तो उन्होंने सिर्फ रीडिंग की है, रीडिंग की के लाइंस पक्की हैं, बाकी हम सीन में करेंगे। उन्होंने कहा इतना हाई इंटेंसिटी है, इसकी क्या रिहर्सल करें हम, तो बस जो तुझसे होगा तू उधर ही कर दें। तो जब मैंने पहली टेक दी ना तो मैंने अपनी पूरी इंटेंसिटी पे, मैं बस शुरू इस तरह था कि सार्कास्टिक होता हूँ, अच्छा बताएं क्या किया। अच्छा, मैं भी इसकी आपको हरकत बताऊंगी, करता क्या है सेट पे। हाँ, खैर करते करते जब मैंने पूरा अपना एंड तक लेके गया और जब कट हुआ ना तो सलीम भाई मोड़े, उन्होंने डायरेक्टर को पहले एक वर्ड बोला जो मैं इधर नहीं बोल सकता लाइव, बट उन्होंने कहा कि मैंने कोई आज तक कोई ऐसा न्यू कमर नहीं देखा जिसमें इतना कॉन्फिडेंस हो। इट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। क्या बात है, वेल डन। अच्छा, मैं ज़रा बता दूं कि इनको कैमरे की कितनी को अक्ल है कि हम लोग सीन्स कर रहे होते थे, आपको क्योंकि जो हमारा प्ले था जिसमें हम साथ थे उसमें बड़े हाई इंटेंसिटी के सीन्स इसी किस्म के होते थे, लेकिन 4-5 लोग हैं। अच्छा, पूरा जोर ना मास्टर में ही लगा देता था। अब व्यूअर एक मास्टर फ्रेम होता है जो बड़ा वाला होता है। अगर हम जरा मास्टर फ्रेम पे चले जाएं तो बहुत अच्छा। ये देखें, ये व्यूअर मास्टर फ्रेम है जिसमें सारे नजर आ रहे हैं। अब हम आपको दूर दूर नजर आ रहे हैं। अगर मैं रो पड़ती हूँ तो शायद आपको आंसू नहीं नजर आएंगे, बट मैं रोने की एक्टिंग जरूर कर सकती हूँ। अब ये जो आप देख रहे हैं ये मिड शॉट है, या अगर इसको और क्लोज में ले जाएंगे तो ये क्लोज बन जाएगा, राइट। सो उसके अंदर आपने परफॉर्मेंस देनी होती है। अब देखें ना, जैसे हम क्लोज के ऊपर जा रहे हैं, राइट। अब रंधावा साहब जो हैं वो मास्टर में और बाकी सब के क्लोज में अपना सारी परफॉर्मेंस दे देते थे। जब अपनी बारी आता था कैमरा मुंह पे कहते थे मैं बड़ा थक गया हूं, तो रंधावा तो सही टाइम पे करना था ना। हाँ, और वो होता भी ये था, हायरार्की थी ना, पहले सबसे सीनियर का होगा क्लोज, फिर करते करते जब रंधावा की बारी में तो यार दे तो दिया, कहते मैंने कर तो दिया, वो दूसरा लगा देना। हमने कहा मैं आपके चेहरे के ऊपर तुम्हारी आवाज लगा दे। अच्छा जी, आपका हाईलाइट? मेरा अभी रिसेंट में PTV का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत प्राउड है कि मैं उसमें आई हूँ। मैंने अभी रिसेंट ही एक्टिंग स्टार्ट की है और उसके साथ साथ मैंने अभी 2-3 और भी जो है ना ड्रामा प्रोजेक्ट वो भी साइन किए हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी करूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट की, फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स की, तो सबसे पहले तो मेरा थैंक यू उन्हीं को ही जाता है। और उसके साथ साथ बाकी आप सबका भी सपोर्ट है, तो थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट यू? मैं जुगन बचपन में ना जिन लोगों को टीवी पे देखती थी ना, बचपन व्हेन आई वाज इन 4th ग्रेड, हाँ, जब मैं 4th ग्रेड में थी। अच्छा 4th ग्रेड में, हाँ, ठीक है। तो उस बचपन में
जब मैं स्ट्रिंग को देखती थी, अहमद अली भट्ट को देखती थी, रेगुलरली पीटीवी देखती थी मैं ना, तो हम लोग का फैमिली टाइम होता था ये। आई कुडंट इवन इमेजिन कि बड़े होकर मैं इन लोगों के साथ ही काम करूँगी। जब मैंने बिलाल मकसूद के साथ प्रोजेक्ट किया एंड आई एम इन टच विद हिम एंड अहमद अली भट्ट के साथ, तो लाइक आई थिंक मैं मैनिफेस्ट किया है, तो दैट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर मी, लाइक या। क्या बात है, ऑल थ्री ऑफ यू, ग्रेट जॉब। अच्छा, फाइनली शो को क्लोज करने से पहले ख्वाब, व्हाट इज़ योर ड्रीम? अहमद रंधावा, सोचो कि अभी मीडिया में जो चाहो ऐसे करके हो जाए, तो वो क्या है? आई थिंक ड्रीम यही है कि जब एक्टिंग की बात हो, ख्वाब तो ये है कि पूरी दुनिया में के लेवल पे जब एक्टिंग की बात हो तो हो कि क्राफ्ट इस बंदे का बहुत सबसे अच्छा ऊपर है। हाँ, तो सबसे बड़ा ख्वाब, और फेम भी साथ साथ अच्छा है बट क्राफ्ट सबसे, वो प्राइमरी एम यही है कि क्राफ्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग बात करें तो कहेंगे हाँ। और जब भी कोई किसी भी प्रोजेक्ट की बात हो तो सबसे पहले नाम आपका ही आए। जी, मेरा भी सेम ही है कि एक्टिंग अगर स्टार्ट की है तो अब बस बहुत ज़्यादा फेम मिले और लोगों को पता चले कि यार कोई था जिसने काम किया है, चाहे बाद में छोड़ दूं लेकिन एक टाइम पे किसी को पता चले, अच्छे वर्ड्स में याद करें। अच्छे वर्ड्स में याद करें। व्हाट अबाउट यू? जब अरूज आफ्ताब को ग्रैमी मिला था ना, उस दिन आई काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड कि दैट बी मी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सो लाइक या दैट्स व्हाट आई वांट। तो ग्रैमी अवार्ड इंशाल्लाह। यस। और बाहर न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे Yes. आपका पोस्टर पोस्टर भी बड़ा लगे, वाला। गाना भी आपका चले मेरा गाना ड्रेक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह आप तीनों को बहुत कामयाबी दे। आमीन। You guys are working hard. You guys are our present and our future. Thank Best you. of luck with everything. Thank you so much. थैंक यू सो मच। और यहाँ पे शो को क्लोज करते हुए मैडम कुछ आपसे ही सुन के क्लोज करेंगे ताकि मेरा बाकी का दिन भी अच्छा गुजरे। चलें ठीक है, सुनाती हूँ एक प्यार वाला गाना। आए एक और, पहले कौन सा को बुरा सुना दिया था, सारे प्यार वाले थे। ओवर टू यू मेरी जान।